आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के डिफेंस बजट 2026 से 2027 के बारे में, जो न केवल भारतीय सीमाओं की सुरक्षा का आधार है बल्कि भारत के ग्लोबल डिफेंस हब बनने के सपने की दिशा भी तय करता है। आमतौर पर जब बजट आता है तो लोग केवल कुल आंकड़े की बात करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में अपने दर्शकों के लिए हम हमेशा की तरह कैपिटल आउटले पर फोकस करेंगे। डिफेंस बजट में रक्षा मंत्रालय का प्रशासनिक खर्च, सैन्य सेवाओं का राजस्व व्यय और पेंशन जैसे कई कंपोनेंट होते हैं, लेकिन कैपिटल आउटले वो हिस्सा है जिससे सीधे तौर पर नए वेपन सिस्टम खरीदे जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलता है और सेनाओं की मारक क्षमता बढ़ती है। अगर आप इस बजट को और भी बारीकी से समझना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में आखिर तक, क्योंकि आगे खुलने वाला है एक ऐसा सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वित्त वर्ष 2026 से 2027 के लिए भारत सरकार ने डिफेंस कैपिटल एलोकेशन के लिए 1,91,236 करोड़ का ये विशाल राशि निर्धारित की है। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम इसकी तुलना 2025 से 2026 के बजट से करें तो इसमें लगभग 22% की भारी बढ़ोतरी देखी गई है। किसी भी आधुनिक सेना के आधुनिकीकरण के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में 22% की वृद्धि एक अत्यंत सकारात्मक और सिग्निफिकेंट संकेत माना जाता है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि साल की शुरुआत में जो बजट पेश किया जाता है उसे साल के अंत में संशोधित किया जाता है। पिछले साल इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के चलते भारत को लगभग 6,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ा था, लेकिन उस ऊंचे आधार के बावजूद इस साल का बजट 17% अधिक है। वो यह दर्शाता है कि भारत सरकार रक्षा तैयारियों में किसी भी प्रकार की वित्तीय कटौती के पक्ष में नहीं है। इस बजट का सबसे बड़ा और प्रभावी हिस्सा एयरक्राफ्ट और एरो इंजन कैटेगरी में गया है, जहां लगभग 31% का जबरदस्त इजाफा किया गया है। यद्यपि पिछले साल के संशोधित अनुमानों से यह 12% कम दिख सकता है, लेकिन यह एक रणनीतिक शुरुआत है क्योंकि साल के अंत तक रिवीजन के दौरान इसमें फिर से बढ़ोतरी की संभावना बनी रहती है। एयरक्राफ्ट और इंजन पर यह फोकस सीधा संकेत है कि भारत अपने तेजस MK1A के उत्पादन को गति देना चाहता है और IMECI जैसे आगामी प्रोग्राम्स के लिए इंजन विकास की बुनियाद रख रहा है। इसके अलावा अदर इक्विपमेंट्स की श्रेणी में भी 30% की वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि चाहे स्वदेशी तकनीक हो या विदेशी खरीद, सेनाओं के लिए हथियारों और उपकरणों की सप्लाई निरंतर जारी रहेगी और मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। भारतीय नौसेना के नेवल फ्लीट मैनेजमेंट के लिए इस साल लगभग 25,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 2.59% की नाममात्र वृद्धि है। सुनने में यह वृद्धि नगण्य लग सकती है, लेकिन नौसेना की कार्यप्रणाली को समझने वाले जानते हैं कि नेवी के बड़े एसेट्स जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर्स का बजट वर्षों पहले तय हो चुका होता है और भुगतान चरणों में किया जाता है। वहीं दूसरी ओर डॉकयार्ड्स के बजट में 4% की कमी दर्ज की गई है, जो रक्षा मंत्रालय की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। सरकार अब PSU डॉकयार्ड्स के बजाय प्राइवेट शिपयार्ड्स को अधिक प्रोत्साहन और ऑर्डर्स दे रही है ताकि शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके। यह बदलाव मेक इन इंडिया को रक्षा क्षेत्र के निजी खिलाड़ियों तक पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास है। इस बजट का सबसे चौंकाने वाला और सुखद पहलू राष्ट्रीय राइफल्स के लिए आवंटित बजट में 70% की भारी वृद्धि है। राष्ट्रीय राइफल्स कश्मीर जैसे क्षेत्रों में उग्रवाद विरोधी अभियानों की रीढ़ रही है। इस निवेश का अर्थ यह है कि आने वाले समय में RR के जवानों के पास अत्याधुनिक वेपन सिस्टम्स, लेटेस्ट बैलिस्टिक हेलमेट्स, बॉडी आर्मर और एडवांस्ड कैम्फ्लाज गियर देखने को मिलेंगे, जो उनकी सुरक्षा और ऑपरेशनल क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। इसके साथ ही लैंड सिस्टम्स में 21% और हेवी मीडियम व्हीकल्स में 25.5% की वृद्धि यह सुनिश्चित करेगी कि थल सेना के पास नई आर्टिलरी गन्स, आर्म्ड व्हीकल्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट की कोई कमी न रहे। सेना की तकनीकी शाखाओं में 17% की बढ़ोतरी यह भी दिखाती है कि आर्मी अब अपनी आंतरिक कैपेबिलिटी और इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने पर अधिक जोर दे रही है। रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए बजट में 15.5% की वृद्धि की गई है। हालांकि सामरिक दृष्टिकोण से यह सेगमेंट थोड़ा और अधिक हो सकता था, विशेषकर जब आप उपकरणों की खरीद पर 30% अधिक खर्च कर रहे हो। इनोवेशन की गति बनाए रखने के लिए अनुसंधान में निवेश अनिवार्य है। एक और दिलचस्प पहलू वायुसेना के तकनीकी प्रभाग के बजट में 2% की कटौती और सेना के तकनीकी प्रभाग में
17% की वृद्धि है। यह डेटा इस बात की ओर इशारा करता है कि वायुसेना अब अपनी तकनीकी सेवाओं और मेंटेनेंस को अधिक से अधिक आउटसोर्स कर रही है, जबकि भारतीय सेना अपनी कैपेबिलिटी को इन हाउस डेवलप करने की ओर कदम बढ़ा रही है। रोलिंग स्टॉक्स के बजट में 10% की कमी यह बताती है कि पिछले वर्षों में इस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश पहले ही किया जा चुका है। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2026 से 2027 का यह रक्षा बजट भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण के संकल्प को दोहराता है। कैपिटल आउटले में 22% की बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। भले ही इंडिजीनस और विदेशी खरीद के बीच के सटीक बंटवारे पर अभी पूरी स्पष्टता आनी बाकी है, लेकिन एरो इंजन, लैंड सिस्टम्स और राष्ट्रीय राइफल्स पर विशेष ध्यान देना यह बताता है कि सरकार हाई टेक युद्ध और काउंटर इंसर्जेंसी दोनों मोर्चों पर खुद को मजबूत कर रही है। यह बजट भारतीय रक्षा उद्योगों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा और सेनाओं के हाथ में आधुनिक हथियार पहुंचाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रक्षा बजट में कैपिटल आउटले पर दिया गया यह जरूर क्या भारत को 2030 तक दुनिया की शीर्ष सैन्य शक्तियों में स्थापित कर पाएगा? क्या आपको लगता है कि रक्षा अनुसंधान और विकास के बजट में और अधिक वृद्धि की आवश्यकता थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।